नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पांगी में 23 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं के किए लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने अग्निशमन सेवाएं विभाग के 17 अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर ने लगातार बढ़ रही महंगाई पर जताई चिंता। कहा, भाजपा ने जनता को राहत देने के बजाय दिया महंगाई का तोहफा। माकपा नेता संजय चौहान ने लगाया आरोप। कहा, आरएसएस के दबाव में कार्य कर रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन। शिमला के लक्कड़ बाजार में बेतरतीब ढंग से पार्क दोपहिया वाहनों से लोगों का पैदल चलना हुआ मुश्किल। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के विभिन्न भागों में स्थित अग्निशमन केंद्रों और उपकेंद्रों के लिए 17 अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 3.5 सालों के दौरान अग्निशमन वाहनों एवं अन्य उपकरणों की खरीद के लिए 21 करोड़ 26 लाख रुपए और अग्निशमन विभाग के विभिन्न भवनों के निर्माण के लिए 17 करोड़ 46 लाख रुपए व्यय किए हैं। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर अग्निशमन सेवाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के विभिन्न भागों में स्थित अग्निशमन केंद्रों और उप अग्निशमन केंद्रों के लिए अग्निशमन सेवाएं विभाग के 17 अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह वाहन किन्नौर, माल रोड शिमला, पांवटा साहिब, बिलासपुर, कुल्लू, बद्दी, परवाणू, नालागढ़, ऊना और चंबा के अग्निशमन केंद्रों, झंडुता और गोहर के उप अग्निशमन केंद्र और जुब्बल, पतलीकूहल, संसारपुर टेरेस, पधर और जोगिंदर नगर की दमकल चौकी को प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 3 सालों के दौरान अग्निशमन वाहनों एवं अन्य उपकरणों की खरीद के लिए 21 करोड़ 26 लाख रुपए और अग्निशमन विभाग के विभिन्न भवनों के निर्माण के लिए 17 करोड़ 46 लाख रुपए व्यय किए हैं। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर अग्निशमन सेवाएं उपलब्ध होगी। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, अतिरिक्त मुख्य सचिव जेसी शर्मा, विशेष सचिव गृह राकेश शर्मा, निदेशक अग्निशमन सेवाएं विभाग एसपी सिंह, उप महाआदेशक गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा अनुज तोमर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुझे आज प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से आज एक नया प्रयास उस दिशा में कि जो आगजनी की घटनाएं होती हैं उनको हम रोकने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं और उस दृष्टि से आज अग्निशमन विभाग फायर ब्रिगेड के माध्यम से हमने 17 गाड़ियों को आज डेडिकेट किया विभिन्न स्थानों में। और ये वाहन जो है वो 17 गाड़ियाँ किन्नौर, माल रोड शिमला, पांवटा साहिब, बिलासपुर, कुल्लू, बद्दी, परवाणू, नालागढ़, ऊना, चंबा और 2 जो है हमारे उप दमकल केंद्र क्रमशः झंडुता व गोहर तथा 5 दमकल चौकियां क्रमशः जुब्बल, पतलीकूहल, संसारपुर टेरिस, पत्थर, जोगिंदर नगर दमकल केंद्रों में जो है वो जाएंगी यहाँ से। और लगभग 7 करोड़ 66 लाख की लागत से ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खरीदी गई और जो बिल्कुल आधुनिक तकनीक के साथ जो है वो ये गाड़ियाँ बनी हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जो आगजनी की घटनाएँ प्रदेश भर में होती हैं उनको रोकने के लिए जहां जनता का भी सहयोग मिलता है वहां ये दमकल गाड़ियां जो आज हमने यहाँ से रवाना की ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंबा जिले के उपमंडल पांगी के किलाड़ में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के
लोकार्पण और शिलान्यास किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किलाड़ में जल शक्ति का मंडल, साच में उपमंडल और सुराहा और करियोनी में पीएचसी खोलने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंबा जिला के उपमंडल पांगी के किलाड़ में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजना के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने किलाड़ में 1 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित टैक्सी स्टैंड, 4 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से सराली से धनाला सड़क पर सेचू नाला पर 140 फुट लंबे वाहन योग्य बैली पुल, 2 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से सेचू से चस्क भटोली सड़क पर हरवीन नाला पर 90 फुट लंबे वाहन योग्य बेली पुल, 2 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से मिंडल से कुलाल सड़क पर कुलाल नाला पर 120 फुट लंबे स्पेन एकल लैंड बेली पुल के लोकार्पण किए। उन्होंने हेमूर्जा के सोलर ग्रिड पावर संयंत्र भी वितरित किए। उन्होंने 12 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से किलाड़ महाविद्यालय के कलाखंड और संरक्षण कार्य का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किलाड़ में जल शक्ति मंडल और साच में जल शक्ति उपमंडल खोलने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुराहा और करियोनी में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और माध्यमिक विद्यालय मिंगल और लज को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने घाटी में पर्यटन का लोगो और पर्यटन महत्व के महत्वपूर्ण स्थलों का मानचित्र भी जारी किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को नई राहें नई मंजिलें कार्यक्रम के तहत पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग भले ही कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी संस्कृति को कायम रखने के लिए आप सब लोग अभी भी अपने मन में बहुत जोरदार भावना रखते हैं। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज भी आपके बीच में आए हैं। पिछले दिनों से कुछ कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए चिंता। लेकिन मुझे आप सबका इस बात के लिए भी धन्यवाद करना है कि इस कोविड के संकट में आप सबका भरपूर सहयोग मिला, समर्थन मिला। हमने कहा कि परहेज करना चाहिए, आप लोगों ने परहेज किया। फिर भी मामले बढ़े, लेकिन जितनी भी हमारी से कोशिश हो सकती थी सरकार के माध्यम से हर व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए, उसमें हमने प्रयत्न किया। लेकिन अभी तक भी मेरा आप सबसे इस बात के लिए आग्रह है कि अभी कोविड खत्म नहीं है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी बहुत सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष व जिला शिमला के प्रभारी गंगूराम मुसाफिर ने लगातार बढ़ रही महंगाई पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल में पेट्रोल, डीजल सहित खाद्य वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। शिमला स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में गंगूराम मुसाफिर ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में गरीब जनता के लिए शुरू की गई सस्ते राशन प्रणाली को भी खत्म कर दिया है। पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष ने वर्तमान सरकार पर खूब जुबानी हमले बोले। भारतीय जनता पार्टी और महंगाई का जो है ये बड़ा नज़दीकी रिश्ता है। दोनों ही लगता है कि सगी बहनें। जब से केंद्र में मोदी की सरकार आई है, हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार आई है, तब से महंगाई जो है वो आसमान पे पहुंच गई है और इससे आम आदमी और गरीब आदमी की जो है कमर तोड़ दी है। और तो और राजा वीरभद्र सिंह जी के कार्यकाल में जो सस्ता राशन का वितरण करने का जो निर्णय कांग्रेस सरकार ने लिया था, उसमें भी कटौती कर दी है और उसमें के दाम भी जो है आज आसमान पे छू गए। तो इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जानबूझकर आम आदमी, गरीब आदमी और गरीब लोगों को तंग करने में कोई कसर नहीं रख रही। घुमारवी उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत पन्हू में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत 74 निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों के कल्याण के लिए अंतिम व्यक्ति तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने के लिए प्रयासरत है और जन कल्याण ही प्रदेश सरकार का एकमात्र लक्ष्य है। गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाना, वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करवाना और हिम केयर योजना सरकार के कुछ ऐसे कदम हैं जिससे जन कल्याण के लक्ष्य की पूर्ति की जा रही है। घुमारवी उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत पनोह में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने गृहिणी सुविधा योजना के तहत 74 निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि गृहिणी सुविधा योजना के तहत
2019 से अब तक प्रदेश में 3,19,000 गृहिणियों को मुफ्त रसोई गैस के कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जो धुआं मुक्त है, जहां लगभग सभी घरों को गैस उपलब्ध करवा दी गई है, तो वहीं शेष बचे हुए 14,000 लोगों को गैस वितरण का कार्य किया जा रहा है। सभी लाभार्थियों को गैस का एक रिफिल सिलेंडर भी मुफ्त में प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन का वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 74 कनेक्शन जो है यहाँ वितरित किए गए। यह योजना माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की बहुत ही लोकप्रिय योजना है, जो 2019 में शुरू हुई थी। आज इसमें लगभग प्रदेश के अंदर 3,19,000 कनेक्शन जो है वो लोगों के घरों तक पहुंचा दिए हैं और शेष बचे हुए लगभग 12,000 कनेक्शन जो है उसकी वितरण का काम भी जारी है। माकपा नेता संजय चौहान ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पिछले दिनों से चल रहे घटनाक्रम पर चिंता जताई है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरएसएस के दबाव में कार्य करने के आरोप लगाए। संजय चौहान ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर विश्वविद्यालय में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश के राज्यपाल थे, इसमें केवल आरएसएस से संबंधित लोगों को ही आमंत्रित किया गया था, न तो विश्वविद्यालय के कर्मचारी और न ही छात्रों को इसमें आमंत्रित किया गया। उन्होंने कहा कि सबसे दुखद यह है कि सरकारी कार्यक्रम था और इसमें मीडिया को प्रवेश की इजाजत भी नहीं दी गई थी। सीपीआईएम ने विश्वविद्यालय प्रशासन के इस प्रकार के रवैये को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार दिया है। जो पिछले कुछ समय से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो घटनाक्रम घटित हो रहा है, इसको लेकर चिंता जाहिर करती है और जिस प्रकार से विश्वविद्यालय का प्रशासन पूर्णतः आरएसएस के दबाव में कार्य कर रहा है, उसकी जो है घोर निंदा करती है। जिस प्रकार से आप पिछले कल देखें, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 3री पुण्यतिथि पर जो कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रशासन द्वारा जो उपकुलपति द्वारा जो आयोजित करवाया गया था, उसमें जो है केवल मात्र आरएसएस से संबंधित लोगों को बुलवाया गया था और इस कार्यक्रम में राज्यपाल उपस्थित थे। क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम था, क्योंकि माननीय राज्यपाल की उपस्थिति इसके अंदर थी, तो इसमें ना तो विश्वविद्यालय के कर्मचारियों अधिकारियों को बुलाया गया और सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि जो मीडिया है, जो प्रेस के हमारे लोग हैं, उनको भी जो है इस कार्यक्रम में अंदर जो है इजाजत नहीं दी गई और उनके लिए जो है दरवाजे बंद किए गए हैं। हमारी पार्टी का मानना यह है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। हमारे संविधान की जो मूल धारणा है उसके खिलाफ जो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जो उपकुलपति हैं, प्रशासन है, वो जो है कार्य कर रहा है। तो इसलिए जो है सरकार को जो है तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसके अलावा जिस प्रकार से जो उपकुलपति हैं उनकी नियुक्ति पर जो प्रश्न उठे हैं, इसके साथ साथ जो पिछले कुछ समय से जो घटनाक्रम घटित हो रहा है, जिस प्रकार से ये उपकुलपति के द्वारा जो है आरएसएस से संबंधित लोगों को जो है वो पिछले दरवाजे से जो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो है वो विभिन्न पदों पर जो है वो भर्ती किया जा रहा है, ये बिल्कुल ही जो है पूरे नियमों को जो है वो ताक पर रखकर किया जा रहा है। और ये जिस तरीके से उपकुलपति कार्य कर रहे हैं, केवल मात्र ये आरएसएस को जो है वो फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश खाद्य ग्रामोद्योग द्वारा पूरे हिमाचल में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने की दिशा में खादी ग्रामोद्योग बेहतर काम कर रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम चंद गुलेरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में पिछले 3 सालों में पूरे देश भर में बेहतर काम हुए हैं। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम चंद गुलेरिया ने कहा कि पारंपरिक कारोबारियों को बढ़ावा देने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से खादी ग्रामोद्योग काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों में प्रदेश में 1234 नए यूनिट लगाए गए हैं, जिसमें 8,638 लोगों को रोजगार दिया गया है। प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम चंद गुलेरिया ने बताया कि प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट खादी मित्र के तहत 50 नए यूनिट लगाए गए हैं, जिसमें
कांगड़ा, मंडी, चंबा और किन्नौर में काम चला हुआ है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण स्तर पर खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाए, जिससे लोगों का खादी के प्रति रुझान बढ़े। हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड पीएम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत बहुत अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करने के काम में लगा है। जहाँ तक पिछले साल के टारगेट का संबंध है, हमने 103% टारगेट अचीव किया है और बहुत कम बोर्ड और निगम ऐसे होंगे जिन्होंने कोविड के क्रूशियल पीरियड में भी अपना टारगेट सफलतापूर्वक अचीव किया है। हमें 364 नए यूनिट स्थापित करने का टारगेट मिला था सेंटर से। 373 हमने नए यूनिट स्थापित किए हैं और 2912 एम्प्लॉयमेंट देने का टारगेट लिया था, जिसमें हम 2984 लोगों को सीधे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ सके हैं। क्योंकि जब से आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है, लोगों का रुझान खादी बोर्ड के अंतर्गत आने वाली सभी स्कीमों के बारे में और इसके जो आर्टिकल्स हैं वो उसके बारे में और उसकी प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और यही कारण है कि हम ये टारगेट अचीव कर पाए हैं। जहाँ तक अगले साल के टारगेट का संबंध है, अगले साल भी क्योंकि कोविड के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट ने एज इट इज टारगेट रखा है, अगले साल का भी 364 यूनिट लगाने का टारगेट रखा है और जिस तरह से हमारे फील्ड में वर्कर्स काम कर रहे हैं, मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ हम कहीं ज़्यादा इससे 150% टारगेट अचीव करने की ओर अग्रसर हैं और हम इसको अचीव करेंगे। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। वहां के हालात काफी खराब बताए जा रहे हैं, जिससे लोग डरे हुए हैं। वहीं जिला सोलन के नौनी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे अफगानी छात्र सईद सफ्तुल्ला अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है। सईद ने बताया कि वे छुट्टियां बिताने के लिए काबुल गए थे, लेकिन वहां के हालात बिगड़ते देख उनके परिजनों ने उन्हें सोलन वापस भेज दिया था। सईद ने बताया कि अफगानिस्तान में हालात बहुत खराब है। उनके परिवार में 9 लोग हैं और अब उन्हें उनकी चिंता सताने लगी है। मेरा नाम सैयद सिफातुल्लाह है। मैं अफ़गानिस्तान से हूँ और मैं इधर डॉक्टर यशवंत सिंह पाल्मर यूनिवर्सिटी नानी सोलन हिमाचल प्रदेश में पढ़ाई करता हूँ। PhD सेकंड ईयर में हूँ अभी और मैं हॉलीडे में अफ़गानिस्तान गया था। कल मैं लास्ट फ्लाइट में अफ़गानिस्तान से दिल्ली पहुँच गया, फिर मॉर्निंग इधर कॉलेज में आया हूँ। उधर सिचुएशन बहुत ख़राब था। मेरा फैमिली वहीं पे है। मेरा फैमिली का 9 लोग है, 9 मेंबर्स। तो पता नहीं उसका क्या होगा। वो सब लोग बहुत टेंशन में था। मेरे भी बहुत टेंशन है अपनी परिवार का कि उसको कहा क्या होगा। उधर सिचुएशन बहुत ख़राब है और सब कंट्री अभी तालिबान के कब्ज़े में है और तालिबान तो ऐसा लोग है वो सब रिस्ट्रिक्शन रखता है। किसी को पढ़ाई को परमिशन नहीं देता फॉरेनर कंट्री में और वुमेन्स की भी परमिशन नहीं देता कि पढ़ाई करो या जॉब करो या कुछ ऐसा करो। तो सिचुएशन बहुत ख़राब था। लोग बहुत घबराहट में था, लोग भाग रहा था। तो मैं भी लास्ट फ्लाइट में वहाँ से इधर आया हूँ। मेरा हॉलीडे भी रह गया था 10 दिन और भी। तो सिचुएशन बहुत ख़राब था। पता नहीं मेरा फैमिली को क्या होगा। फैमिली का टेंशन है। मेरा इधर टेंशन है कि उसका क्या होगा। इधर मेरा पढ़ाई है नो, तो पता नहीं क्या होगा। तो यही सिचुएशन था अफ़गानिस्तान का। बहुत ख़राब है सिचुएशन। सब लोग घबराहट में है कि क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा और बहुत टेंशन है सब लोगों का। जिला मुख्यालय धर्मशाला में उपायुक्त कार्यालय परिसर में ई-फाइल मैनेजमेंट व्यवस्था 1 सितंबर से आरंभ कर दी जाएगी। इससे अब फाइलों की सुचारू ट्रैकिंग सुनिश्चित हो जाएगी। इसके साथ ही पेपरलेस ऑफिस व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। ई-फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से उपायुक्त कार्यालय में किसी भी तरह के पत्र या शिकायतों को स्कैन करके अपलोड किया जाएगा, जिसे विभिन्न संबंधित शाखाओं को भेजा जाएगा। इससे प्रेषित पत्र की ट्रैकिंग भी सुनिश्चित की जा सकती है।
जिला मुख्यालय धर्मशाला में उपायुक्त कार्यालय परिसर में ई फाइल मैनेजमेंट व्यवस्था 1 सितंबर से आरंभ कर दी जाएगी। ई फाइल सिस्टम के कारण विभिन्न कार्यों को समयबद्ध निपटाने में भी मदद मिलेगी और संबंधित शाखाओं को भी शिकायती आवेदनों को समयबद्ध पूरा करना जरूरी होगा। ई ऑफिस व्यवस्था के बारे में उपायुक्त कार्यालय परिसर के विभिन्न शाखाओं के कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि 1 सितंबर से ई फाइल सिस्टम को आरंभ किया जा सके। इस समाधान के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का भी समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके साथ ही राजस्व अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि भू संबंधी लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाए ताकि लोगों को किसी भी तरह की असुविधाओं का सामना न करना पड़े। उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि उपायुक्त कार्यालय परिसर में ई फाइल मैनेजमेंट व्यवस्था 1 सितंबर से आरंभ कर दी जाएगी। ई फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से उपायुक्त कार्यालय में किसी भी तरह के पत्र या शिकायतों को स्कैन करके अपलोड किया जाएगा, जिससे विभिन्न संबंधित शाखाओं को भेजा जाएगा। इससे प्रेषित पत्र की ट्रेनिंग भी सुनिश्चित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि ई फाइल सिस्टम के कारण विभिन्न कार्यों को समयबद्ध निपटाने में भी मदद मिलेगी और संबंधित शाखाओं को भी शिकायतों या आवेदनों को समयबद्ध पूरा करना जरूरी होगा। डीसी ने बताया कि ई ऑफिस व्यवस्था के बारे में उपायुक्त कार्यालय परिसर के विभिन्न शाखाओं के कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि 1 सितंबर से ई फाइल सिस्टम को आरंभ किया जा सके। देखिए, आमतौर पर ये देखा गया कि जो ज़िला प्रशासन जो डीसी कार्यालय है उसके अंदर बहुत से पत्र हमें फील्ड से भी आते हैं और कहीं ना कहीं लॉस होता था, जो कहीं ना कहीं गुम हो जाते थे पत्र किन्हीं लोगों के, और साथ ही साथ कुछ देरी भी होती थी आने में, कुछ लेट रिसीव होते थे। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए ई ऑफिस जो एनआईसी द्वारा डेवलप किया गया है वो एक पेपरलेस ऑफिस सिस्टम है और इसके अंदर जैसे जो फिज़िकल फाइल है उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। ई फाइल इलेक्ट्रॉनिक फाइल ही सभी अधिकारी चाहे वो कर्मचारी हैं उसको यूज़ करेंगे। तो आज उसका भी जो प्रशिक्षण शिविर है डीसी ऑफिस के जो कर्मचारियों के लिए आयोजित किया गया और हमारा जो ये कोशिश है कि 1 सितंबर से जो डीसी का कार्यालय है वो पेपरलेस हो जाए और यहाँ पे कोई भी जो फिज़िकल फाइल है वो अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच में ना हो, केवल इलेक्ट्रॉनिक फाइल हो और ई ऑफिस पूरी तरह हम इसको इम्प्लीमेंट करें। उसमें बेसिकली जो हमारी डायरी ब्रांच हैं उनमें जो शिकायतें हैं उनको डिजिटाइज़ किया जाएगा और संबंधित अधिकारी जैसे फाइल पे पुटअप होती है कोई कंप्लेंट या फिर कोई और आदेशार्थ आती है तो उसको ई ऑफिस के माध्यम से ही किया जाएगा। पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए लोग जागरूक हो सके, इसके लिए सरकार द्वारा समय समय पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी लोग गंदगी ही फैलाएंगे तो सरकार द्वारा चलाए जा रहे इन अभियानों का कोई मतलब नहीं रह जाता। प्रदेश की राजधानी शिमला के साथ लगते रिट सिनेमा हॉल के आसपास लगे गंदगी के ढेर न केवल नगर निगम शिमला की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं बल्कि उन लोगों पर भी प्रश्न उठता है जो लोग यहाँ फैली गंदगी के लिए जिम्मेदार हैं। भले ही नगर निगम शिमला शहर को स्वच्छ सुंदर बनाए रखने के दावे करती हो, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही बयान करती है। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि ऐतिहासिक रिज मैदान के साथ सटे रिट सिनेमा हॉल के आसपास की है। जी हां, यहाँ नालियों में कूड़े करकट के लगे ढेर और आसपास फैली गंदगी निगम के दावों की पोल खोल रही है। बता दें कि कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से सिनेमा हॉल बंद पड़ा है। यहाँ के स्थानीय दुकानदारों और लोगों का कहना है कि जब तक सिनेमा हॉल खुला था तो सिनेमा प्रबंधन द्वारा अपने स्तर पर यहाँ की सफाई का जिम्मा उठाया गया था, लेकिन जब से सिनेमा हॉल बंद पड़ा है तब से लेकर इस जगह में गंदगी के ढेर लगे हैं। लोगों ने बताया कि वैसे तो यहाँ सफाई व्यवस्था को बरकरार रखना नगर निगम का काम है, लेकिन इतने वक्त से नगर निगम द्वारा यहाँ सफाई नहीं की गई है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि यहाँ गंदगी फैलने की वजह लोगों में जागरूकता की कमी है। कुछ लोग यहाँ नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं तो वहीं कुछ लोग कूड़ा करकट फैलाकर चले जाते हैं। ऐसे में स्थानीय दुकानदारों ने मांग की है कि नगर निगम को चाहिए कि वह रोजाना क्षेत्र की सफाई का जिम्मा उठाए। वहीं दुकानदारों ने पुलिस प्रशासन से भी आग्रह किया है कि वह भी समय समय पर इस स्थान पर छापा मारते रहें ताकि यहाँ नशाखोरों पर शिकंजा कसा जा सके। ये एक तो 1.5 साल से रिट सिनेमा ये बंद हुआ सर, इसकी वजह से मतलब यहाँ पर कोई वो सफाई नहीं हुई, सारा गंद पड़ा हुआ, नाली नूली ब्लॉक पहले होती थी सर, अब तो आजकल बंद है तो इसकी वजह से यहाँ गंद पड़ा हुआ। ठीक है जी, सफाई हो गई, अच्छी बात है जी सर। ये सब आते जाते कोई नहीं होता तो कोई पी रहा है कोई खा रहा है, सब फेंक के वहीं फेंक देते। कम से कम डस्टबिन रखे वहाँ डालो, वहाँ डालते हैं नहीं सर। ये सर पहले ये रिटी सिनेमा वाले करते थे, जब ये अब 2 साल हो गए बंद पड़ा रिटी सिनेमा जी, उसकी वजह से अब जो भी आता है यहाँ पे शराब पीता बोतलें भी यहीं पे गिरा देता है नाली में जी, और यही सब कुछ करते हैं जी, पी के शराब की बोतलें कचरा वगैरह यहीं पे गिर देते हैं जी। अब सर हम साफ लगे हैं इसको कराने जी। सर वजह तो है कि ये तो एरिया देखो जी एमसी का आता है,
एमसी यहाँ करती नहीं थी। पहले जो था रिट्स खुला था तो रिट्स वाले सारा करवाते थे, साफ़ करवाते थे, क्योंकि उनका फ्रंट पड़ता था सारा। अब ये है कि रिट्स बंद हो गया, उसके बाद अब कोई सफाई वाली नहीं है, ना एमसी का कोई बंदा ऊपर चक्कर मारता ना कुछ करता है। ऊपर टूरिज्म का ऑफिस है तो उनके भी ज़्यादा लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। कई बार कोई बड़ा अफसर आता है तो अपने एम्प्लॉय को बोलते हैं तो वो लोग उस टाइम साफ़ कर लेते हैं, पर रेगुलर सफाई कोई नहीं करता है जी। सर ये तो नॉर्मल लोग, इधर तो खाली पड़ा एरिया है, अंधेरा होता है, ऊपर कोई आने जाने का उतना मूवमेंट नहीं है, तो लोग कहीं से भी घूम के आते हैं। बंद पड़ी चीज़ है, वहाँ पीते खाते, बोतलें तोड़ जाते हैं, गंद पाते, बीड़ी सिगरेट। और नॉर्मल भी दिन में भी ना हर दूसरा बंदा ऊपर बीड़ी सिगरेट पीने चला होता है, क्योंकि कुछ है नहीं है, कोई बोलता नहीं, ना पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई आता है कि वो चलो चक्कर मार ले, कोई चलान करे या कुछ करे। ऑफिस है, ऑफिस वाले भी इतने पेन नहीं लेते हैं। पास पड़ोस वाले अभी लोग से बोलते तो लड़ने को आते हैं जी। वहीं जब इस बारे में नगर निगम महापौर सत्या कौंडल से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मीडिया के माध्यम से ही यह मामला उनके ध्यान में आया है। उन्होंने बताया कि जैसे ही मामला उनके संज्ञान में आया वैसे ही उन्होंने तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करते हुए सफाई कर्मियों को क्षेत्र में सफाई करने के आदेश दिए, जिसके बाद निगम के कर्मियों द्वारा यहां से गंदगी उठा दी गई है। देखिए अभी आपके माध्यम से मुझे पता चला है कि जो रिटीज के आसपास का जो एरिया है जोधा निवास का, वहाँ पे सफाई के बहुत बुरे हाल है। तो अभी मैंने हेल्थ अफसर को भी निर्देश दिए और उनकी टीम को भी कि इमीडिएटली जो है जो कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, वहाँ रेगुलर भेजा जाए। और वो VIP एरिया भी है, और वैसे भी शिमला शहर को हमारी दायित्व बनता है कि हम साफ़ सुथरा रखें, तो वहाँ पे अपनी टीम भेजें और तुरंत वहाँ जो कचरा पड़ा हुआ है या शराब की बोतलें पड़ी है वहाँ से हटा दी जाए, ताकि आम जनता को कोई प्रॉब्लम ना हो। गौर हो कि पर्यावरण को स्वच्छ सुंदर बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही और अव्यवहारिकता की वजह से इस तरह के अभियान सफल नहीं हो पाते। इसलिए हम सभी का दायित्व है कि हम अपने आसपास की सफाई रखें और पर्यावरण का संरक्षण करें। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के नेशनल हाईवे 5 पर निगुलसरी के पास पहाड़ टूटने से हुए हादसे के 7वें दिन मंगलवार दोपहर तक मलबे में 3 और लोगों के शव मिले हैं। बचाव दल को ये शव घटनास्थल से करीब 150 मीटर नीचे ठांक में मिले हैं। अब मृतकों की संख्या 28 पहुंच गई है। प्रशासन की सूची के मुताबिक मलबे में दबे सभी शव मिल गए हैं। हालांकि अभी सर्च ऑपरेशन जारी रखने का फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला के निगुलसरी और चौरा के मध्य थाच नाले में 7वें दिन सर्च ऑपरेशन समाप्ति पर है। 11 अगस्त को चट्टानों की चपेट में 41 लोग आए थे। बस समेत 6 गाड़ियों से 13 लोग सुरक्षित निकाले गए, जबकि अब तक 28 शव निकाले जा चुके हैं। लेकिन सर्च ऑपरेशन में हिमाचल होमगार्ड के जवानों की हिम्मत और समर्पणता की भावना की सभी ने सराहना की है। जिस स्थान पर सर्च ऑपरेशन 11 अगस्त से चला है उसमें सबसे खतरनाक अभियान को 2 रोज से होमगार्ड जवानों ने अंजाम दिया, क्योंकि ऊपर से चट्टानों के गिरने का लगातार खतरा, नीचे खाई और बीच में सर्च ऑपरेशन, चट्टानों के मध्य पत्थर गिरे तो मौत निश्चित। इस मौत के कुएं को देखते हुए जब NDRF और ITBP अपने जवानों को इस अभियान में उतारने को तैयार नहीं हुए तो हिमाचल होमगार्ड के जवानों ने चुनौती को स्वीकार किया और रस्सियों के सहारे नीचे उतरे। उन्होंने चट्टानों के मध्य फंसे 5 शवों को खोज निकाला। होमगार्ड जवानों ने उन परिवारों जिनके परिजन खाई में दबे थे उनकी संवेदनाओं को समझते हुए जान की परवाह किए बिना नीचे उतरे और सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि उनके पास ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पर्याप्त साजो सामान भी नहीं है। होमगार्ड्स ने बताया कि निगुलसरी में सर्च ऑपरेशन चला है। सरकार भी हिमाचल होमगार्ड पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इस सर्च ऑपरेशन में NDRF, ITBP और पुलिस जो भी सोर्सेज यहाँ उपलब्ध है लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन जिस स्थान से उन्हें चट्टानों के मध्य उतारा गया उस स्थान पर जाने से उन्होंने हाथ खींच लिए और होमगार्ड के जवान उसमें उतर गए, जिन्होंने मौत के मुंह में जाकर इस अभियान को अंजाम दिया। होमगार्ड्स ने बताया कि बिल्कुल प्रतिकूल हालत में जाकर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि हमने बड़े प्रयास के बाद बॉडीज को रिकवर किया। फर्स्ट बटालियन किन्नौर से मैं और मेरे टीम के सहयोगी मेरे साहब सुखदेव जी DO सुखदेव साहब और प्लाटून हवलदार चंद्रलाल जी और हमारे गृह रक्षक प्रेम, हम चारों रस्सी के सारे नीचे उतरे और उसके बाद वहाँ पे हमने सर्च ऑपरेशन किया तो वहाँ पे हमें 2 डेड बॉडी मिले, लेकिन हमें नहीं लगता था कि हम भी इस तरह सफल रेस्क्यू करके वापस आएंगे, क्योंकि वहाँ पर जाना ही बहुत बड़ी बात थी और कभी भी पत्थर आए तो वहाँ पर बचने का कोई सोर्स नहीं था। तो हमने कड़ी मुश्किल के साथ किया गए। इक्विपमेंट भी हमारे पास पूरा उपलब्ध नहीं है। हमने सारा इम्प्रोवाइज मेथड के द्वारा सीट हार्नेस वगैरह बनाकर जो भी हो सकता था, जो भी उपलब्ध साधन थे यहाँ पर, उसके द्वारा हमने रेस्क्यू किया। डर तो लगा, लेकिन क्या करें, किसी का जान की बात है तो उसको निकालना है। हमने एक ही बात ऊपर वाले को याद किया, उसके सारे उतर गए हम नीचे बस।
बस यही था कि बस हम किसी भी तरह से रेस्क्यू करके वापस ऊपर आए बस, और हमने सफलता प्राप्त कर ली। इसमें हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारी टीम के साथ हमने बहुत अच्छा कार्य किया। अभी भी सर्च ऑपरेशन चला हुआ है। तो जैसा कि आपको प्लाटून कमांडर बोधराज जी ने बताया, तो हमने बिल्कुल डिफरेंट स्थिति में जाके हमने काम किया। हमारा मकसद यही था कि हम रेस्क्यू करके जो भी बचे जो डेड बॉडीज़ थे वो उसको हम ऊपर निकालें, तो जिसमें हमने 2 डेड बॉडीज़ ऊपर लाने में सफलता हासिल। तो सर इसमें ऐसा है कि जो अदर जो डिपार्टमेंट के थे इसमें NDRF हुआ, ITBP हुआ, तो इन्होंने मना कर दिया सर। तो रीज़न चाहे कुछ भी रहा हो, तो बस अभी हम होमगार्ड के जवान जो जिन्होंने सुबह 2 डेड बॉडीज ऊपर निकाली और अभी दोबारा से फिर से गए हैं नीचे, जिसमें होमगार्ड और पुलिस की टीम भी नीचे उतर चुकी है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जन आशीर्वाद यात्रा के प्रदेश प्रभारी संजीव कटवाल ने बताया कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर 19 अगस्त को जन आशीर्वाद यात्रा के कार्यक्रम के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंचेंगे। उनके साथ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप भी उपस्थित रहेंगे। प्रदेश के सभी विधायक 2017 के प्रत्याशी, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जनप्रतिनिधि, प्रदेश जिला मंडल के पदाधिकारी एवं प्रमुख कार्यकर्ता अपने अपने मंडल में इस यात्रा का स्वागत करेंगे। उन्होंने बताया कि यह यात्रा दोपहर 11 बजे ओल्ड बस स्टैंड परवाणू में प्रवेश करेगी, जहां प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल उनका स्वागत करेंगे। 19 तारीख को 9:30 बजे हिमाचल भवन चंडीगढ़ में सिरमौर जिला के कार्यकर्ताओं द्वारा अनुराग ठाकुर जी का भव्य स्वागत किया जाएगा। उनके साथ प्रदेश के सामान्य अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में ये यात्रा 19 तारीख को 11 बजे परवाणू में प्रवेश करेगी, जहां प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी और सोलन जिला के विधायक, चेयरमैन और पार्टी के कार्यकर्ता इस यात्रा का स्वागत करेंगे। सोलन में ये यात्रा दोपहर को पहुंचेगी और शाम को 5 बजे के लगभग यात्रा शिमला राजधानी में पीटर हॉल में पहुंचेगी, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज जी यात्रा का स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री जी वहां एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरे दिन ये यात्रा बिलासपुर जिला के नभौल क्षेत्र में प्रवेश करेगी, जहां पर बिलासपुर के सभी विधायक, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा इसका स्वागत किया जाएगा। बिलासपुर में एक विशाल जनसभा होगी। यात्रा शाम को सुंदरनगर, नेर चौक होते हुए मंडी पहुंचेगी, जहां मंडी के प्रमुख कार्यकर्ताओं द्वारा यात्रा का स्वागत किया जाएगा। तीसरे दिन यात्रा मंडी से द्रंग, जोगिंद्रनगर, बैजनाथ, पालमपुर होते हुए शाम को धर्मशाला पहुंचेगी, जहां जिला कांगड़ा के समस्त प्रमुख कार्यकर्ताओं द्वारा यात्रा का स्वागत किया जाएगा। अगले दिन यात्रा धर्मशाला से कांगड़ा, ज्वालाजी, तेरा, नदौन होते हुए हमीरपुर में पहुंचेगी, जहां पर पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा यात्रा का स्वागत किया जाएगा। अंतिम दिन यात्रा हमीरपुर से बंगाणा, थानाकला, ऊना में प्रवेश करेगी। ऊना से ये यात्रा महतपुर पहुंचेगी और महतपुर में इस यात्रा का समापन हो जाएगा। शिमला के लक्कड़ बाजार बस स्टैंड से मॉल रोड को जोड़ने वाला पैदल रास्ते में बेतरतीब ढंग से पार्क किए गए 2 पहिया वाहनों से यहां पैदल चलने वाले लोगों को रोजाना भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। पहले से ही तंग इस सड़क के दोनों ओर 2 पहिया वाहनों को पार्क किया जाता है। इससे यहां रास्ता तंग होने से लोगों, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और पेट पर सामान लेकर जाने वाले मजदूरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये है शिमला की लक्कड़ बाजार से मॉल रोड, लोर बाजार और रिज मैदान को जोड़ने वाला रास्ता। इस रास्ते से रोजाना सैकड़ों लोग अपने कार्यस्थल और बाजार की ओर निकलते हैं। शहर के कारोबारियों की दुकानों का अधिकतर सामान भी इसी रास्ते से मजदूर पीठ पर उठाकर दुकानों तक पहुंचाते हैं। लेकिन पहले से ही तंग इस सड़क के दोनों ओर पार्क किए गए 2 पहिया वाहनों से इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को रोजाना भारी परेशानी झेलनी पड़ती है।
टीवी स्क्रीन पर आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह सड़क की दोनों ओर बेतरतीब ढंग से दोपहिया वाहनों को पार्क किया गया है। मनमर्जी से आड़े तिरछे पार्क किए गए इन वाहनों को देखकर लगता है कि बेखौफ वाहन चालकों को ना तो यातायात नियमों की परवाह है और ना ही लोगों की परेशानी से कोई सरोकार। रास्ता तंग होने से लोगों, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और पीठ पर सामान लेकर जाने वाले मजदूरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों और कारोबारियों ने नगर निगम शिमला से समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। देखो जी, ये जो रास्ते में बाइक खड़ी होती है, एक साइड खड़ी हो तो चलो मान लें, पर बाइकें बहुत हैं यहाँ पर और गवर्नमेंट को चाहिए, कॉरपोरेशन को, कि कहीं इनके लिए प्रॉपर जगह बनाई जाए पार्किंग के लिए, बकायदा इनको कहीं नीचे रोड साइड पे भी अलाउड किया जाए इनको। देखो जी, कई बार बताया हुआ है, पहले यहाँ पे पेड पार्किंग थी, बल्कि ये सड़क के किनारे ही ठेका होता था इसका हर साल, तो लोगों की कंप्लेंट थी, फिर वो रद्द हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी लोग खड़े करते हैं। ये जो रिवोली रोड पे बाइकें, मोटरसाइकिलें खड़ी होती है, ये दोनों साइड खड़ी होती है और इसमें आम पब्लिक को तो बहुत नुकसान है। खासकर एक मज़दूर जो नीचे हमारा आरा मशीन में लोग आरा मशीन में मज़दूर लकड़ी उठा के जैसे लोग बाज़ार आना चाहता है या कहीं और आना चाहता है, उसके साथ ट्रांसपोर्ट वाले जिनका 2-3 ट्रांसपोर्ट है उस रोड पे, वो बेचारे मज़दूर भाई जो है ना हमारे, वो सामान उठा के भारी भारी नग उठा के वो कैसे जाएंगे कि दोनों साइड जो है ना वो लगा हुआ है ये बाइकों का जो मॉडल लगा हुआ। तो मैंने पहले भी मेरे साहब से भी कहा और काउंसलर साहब को भी मैंने लिख के दिया और मैंने सबको कहा, ये कमिश्नर को भी कहा कि ये जो बाइकें या तो एक साइड लगा दी जाए या इसको यहाँ से हटा दी जाए। इतने दुकानदार नहीं है, इतने वो नहीं है, जितनी बाइकें खड़ी होती, किसकी बाइकें खड़ी होती है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें तो सिर्फ मेन पब्लिक के लिए चाहिए। बाकी मेरी एक सरकार से ये गुजारिश है कि वो नीचे जो उन्होंने रेलिंग लगाई थी, रेलिंग तो लोगों ने तोड़ दिया, आप वहाँ 3 स्टेप बना दे, 3-4 स्टेप बना के आम पब्लिक उतर भी सकती है उसमें और वो ऊपर बाइक भी नहीं चढ़ सकती है। तो स्टेप बना के सबसे अच्छा आइडिया है। देखो जहाँ से हम ट्रांसपोर्ट से ऊपर चढ़ते हैं वहाँ पर पहले पब्लिक की पार्किंग होती थी जो कि पेड थी, लेकिन सब की शिकायत की वजह से बहुत दिक्कत और बड़ी परेशानी आती थी। दोनों तरफ बाइक लगी होती है, इतना रास्ता संगना इतना टाइट हो जाता है कि मतलब कि कुलियों को भी, खानों को भी चलने की तो दिक्कत होती है। एक आम रूटीन में अगर कोई बंदा पैदल भी वहाँ से जा रहा होगा तो उसको बड़े मुश्किल से ही बीच में से लगना पड़ता है। और एक जैसे अगर कोई बंदा पैदल भी जा रहा होगा तो पीछे से बाइक वाले आते हैं, पी करते जाते हैं बंदे को, जो पैदल चलने वाले को इतनी डिस्टर्बेंस होती है। कोई बुजुर्ग जा रहा है, कोई लेडीज जा रही है, कुछ सब जा रही है, मतलब कि हाथ में बाइक होती है, अच्छा रास्ता होता नहीं है, जहाँ पर उनको थोड़ी सी जगह मिलती है उधर ही वो बाइक बांट देते हैं, सब कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पर। इसलिए हम प्रशासन से दरख्वास्त करते हैं कि इस पार्किंग वाला जो प्रोग्राम है इसको कैंसिल कर दिया जाए और रास्ता पूरा खुला करके, ताकि आम पब्लिक के लिए थोड़ी सुविधा हो। वह निगम महापौर सत्या कौंडल ने बताया कि संबंधित अधिकारी को मौके पर भेजकर स्थिति का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्व में यहाँ येलो लाइन लगाने का प्रावधान था, फिलहाल उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाई है। महापौर ने बताया कि स्टे हटते ही यहाँ येलो लाइन लगाई जाएगी ताकि सही तरीके से यहाँ सड़क के एक किनारे 2 पहिया वाहन पार्क हो सके और लोगों को भी पैदल चलने में कोई परेशानी न हो। मुझे अभी आपके माध्यम से पता चला है कि रियोली रोड पे जो बहुत सारे मोटरसाइकिल है जो सही ढंग से नहीं लगाए जा रहे हैं और लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है। तो इसके लिए मैं जो हमारे संबंधित अधिकारी है मैं उनको निर्देश दूँगी कि जो मोटरसाइकिल वहाँ लगे हैं उसको सही तरीके से लगाया जाए ताकि लोगों को पार्किंग की सुविधा भी मिले और जो आने जाने वाले लोग हैं उनको भी आने जाने में कोई दिक्कत ना होगी, क्योंकि वहाँ से जो सारे लोग माल रोड पे आते हैं और उनको किसी तरह की वहाँ पे कोई समस्या ना आए, तो इसको सही तरह से लगा लेना चाहिए। आप देखिए, हमने बहुत पहले जो है येलो लाइन लगानी, जो हमारे नगर निगम के रोड है वहाँ येलो लाइन लगाने का हमने प्रयास किया था और इससे बहुत अच्छा मैसेज भी जा रहा था और लोग भी एग्री थे कि अगर हमें येलो लाइन लगाई दी जाए और उस येलो लाइन में जिस वार्ड के वहाँ लोग रहते हैं उनको गाड़ी
पार करनी दी जाए और कौन सा जो वहाँ सर्टिफिकेट देगा। ये बहुत अच्छा हमारा प्रयास था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ दिन पहले इस पर स्टे लगाया है। जैसे स्टे विकेट होगा तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा और लोगों की भी ये मांग है कि जहाँ जहाँ नगर निगम के रोड है उसमें येलो लाइन लगाई जाए। उससे लोगों को ये भी दिक्कतें हैं, उनका मानना है कि हम जो छोटा मोटा जो है हमारे को अगर फीस भी लगाती है नगर निगम तो उसको भी हम देने के लिए तैयार है। तो अगर जैसे ही उच्च न्यायालय से आदेश आते हैं तो हम येलो लाइन की कोशिश करेंगे। इससे डबल फायदा है, एक तो नगर निगम को आय भी आएगी और दूसरा जो है लोगों की गाड़ियां जो सही जगह पे लगेगी और लोगों को आने जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले माध्यमिक पाठशाला घेनों में मिड डे मील वर्कर को हटाने पर बवाल खड़ा हो गया है। सेटू ने मिड डे मील वर्कर के समर्थन में उतरकर जिला प्रारंभिक उपनिदेशक कार्यालय का घेराव किया। कार्यालय घेराव के दौरान सेटू कार्यकर्ताओं और मिड डे मील वर्कर समर्थकों ने स्कूल प्रबंधन व शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। सेटू ने चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर मिड डे मील वर्कर की सेवाओं को बहाल न किया गया तो सिरमौर जिला के मिड डे मील वर्कर जिला उपनिदेशक कार्यालय व शिमला स्थित उपनिदेशक कार्यालय का भी घेराव किया जाएगा। पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले माध्यमिक पाठशाला घेंडों में मिड डे मील वर्कर को हटाने पर बवाल खड़ा हो गया है। CITU के जिला कोषाध्यक्ष आशीष कुमार ने बताया कि मिड डे मील वर्कर को बिना किसी सूचना के निकाल दिया गया और दूसरे वर्कर को नियुक्त किया गया है। CITU ने सवाल उठाया कि आखिर किन नियमों के तहत 12 सालों से काम कर रही महिला को स्कूल से हटाया गया है। आरोप यह भी है कि SMC प्रधान ने अपनी कुछ गलतियों को छुपाने के लिए मिड डे मील वर्कर को निकाला है। साथ ही आरोप यह भी है कि शिक्षकों द्वारा भी इस महिला को प्रताड़ित किया जाता था। CITU ने चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर मिड डे मील वर्कर की सेवाओं को बहाल न किया गया तो सिरमौर जिला के मिड डे मील वर्कर जिला उपनिदेशक कार्यालय व शिमला स्थित उपनिदेशक कार्यालय का भी घेराव करेंगे। पिछले 2 सालों से कोरोना की महामारी के दौरान किसी भी प्रकार का स्कूल नहीं लगे हैं, स्कूल के अंदर कोई मिड डे मील भोजन नहीं बना है, लेकिन उसके बाद भी जो आपके SMC के जो प्रधान है और जो प्रधानाचार्य जो मानगढ़ जो इसे देखते हैं 30 जुलाई के करीब शांता देवी को एक पत्र देते हैं जो कि डिप्टी डायरेक्टर जिला सिरमौर के माध्यम से दिया गया और उससे उन पे साइन करवा दिए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आपको इसका जवाब देना है। जब 4 अगस्त को हम पहले भी डिप्टी डायरेक्टर सिरमौर से मिले थे और उनसे जवाब मांगा था कि आपने जो ये पत्र दिया है मिड डे मील वर्कर को ये किस उद्देश्य से दिया है, लेकिन आज तक पिछले 11-15 दिनों के अंदर शिक्षा विभाग ने कोई जवाब नहीं दिया और मिड डे मील वर्कर को बिना सूचना दिए कार्य से निकाल दिया गया और वहाँ पर दूसरे वर्कर को नियुक्त किया गया। जब ये स्कूल में निरंतर जाते रहे और इन्हें बताया गया कि आपको निकाल दिया गया है। सबसे पहली बात, शिक्षा विभाग हमें ये बताएं कि किस नियम के आधार पर जो 12 साल से काम कर रहा है वर्कर उसको निकाला गया है। और तीसरा, इसमें बहुत सी जो स्कूल के अंदर अध्यापक है उनकी कंप्लेंट्स भी है और आपके जो SMC के प्रधान भी है, उनके अपने दोष को छुपाने के लिए उन्होंने ये रास्ता चुना है कि मिड डे मील वर्कर को उस काम से बाहर निकाल दिया जाए। क्योंकि जो शिक्षा शास्त्री है वहाँ पे अध्यापक, उनके खिलाफ भी इन्होंने कई बार कंप्लेंट करी थी क्योंकि वो उन्हें प्रताड़ित करते थे, मानसिक रूप से इनका शोषण करते थे और प्रताड़ित करते थे। यही काम SMC के प्रधान का था। तो हम आज उपनिदेशक को ये चेताने आए हैं और जॉइंट डायरेक्टर जो शिमला में बैठते हैं उनको ज्ञापन भी दे रहे हैं इनके माध्यम से कि आप जल्दी से जल्दी इनकी जो सेवाओं को बहाल करें, इन्हें बिना शर्त इन्हें काम पे रखा जाए क्योंकि ये 12 साल से सेवाएं दे रहे हैं। और अगर आपने इन्हें निकाला भी है, आपने कौन से इनके ऊपर चार्जशीट लगाई है, किस नियम के तहत आपने निकाला है, ये आज हम सांकेतिक धरना दे रहे हैं। और अगर ये प्रशासन होश में नहीं आया और 1 हफ्ते के अंदर इन्हें काम पे वापस नहीं लिया गया तो हम पूरे जिला सिरमौर से जितने भी मिड डे वर्कर हुए हजारों की संख्या में डिप्टी डायरेक्टर का और शिमला में शिक्षा जो उप शिक्षा निदेशक है उनका घेराव करेंगे। वहीं इस बारे में मिड डे मील वर्कर शांता देवी का कहना है कि हाल ही में स्कूल के अध्यापकों द्वारा उन्हें स्कूल बुलाकर काम करवाया गया और अब उन्हें हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्कूल बुलाकर उनसे खेल का मैदान साफ करवाया गया, साथ ही झाड़ियां काटने के लिए भी कहा गया, जबकि यह कार्य स्कूल में नियुक्त 4th श्रेणी के कर्मचारियों का है। उन्होंने जल्द ही शिक्षा विभाग से अपनी बहाली की मांग की है। टीचरों ने 7 दिन स्कूल बुलाया बीच में और उन्होंने 2 दिन तक मेरे को भाई आप झाड़ियाँ काटो और आप ये करो, क्या नाम, ग्राउंड साफ करो। मैंने ग्राउंड साफ किया। मैंने बोला भाई मैं झाड़ियाँ नहीं काट सकती, मेरे को कमर में दर्द है। बल्कि वहाँ पे वो भी है, क्या नाम, PN भी है।
तो उनसे कोई काम नहीं करवाते और इकट्ठा मिलके एसएमसी और टीचरों दोनों मिलके हमारे साथ इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आगामी 2 दिनों तक मौसम सामान्य रहेगा। वहीं 20 और 21 तारीख को मौसम फिर से रफ्तार पकड़ेगा, जिस दौरान प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और मैदानी क्षेत्रों में सामान्य बारिश होने की संभावनाएं हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने सितंबर माह के अंत तक मानसून के वापस लौटने का अनुमान जताया है। 48 घंटे में मानसून अभी कमजोर रहेगा हिमाचल प्रदेश में। जिस तरह के मौसम चल रहा है, बादल हैं और धूप इस तरह का बना रहेगा। 1-2 जगह पे बारिश जरूर हो सकती है, लेकिन उसके बाद मौसम में फिर बदलाव आएगा और मानसून फिर से एक बार सक्रिय होगा। और 20, 21 और 22 तारीख के आसपास हिमाचल प्रदेश में लगभग सभी हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। और मुख्यतः जो निचले और मध्य क्षेत्र के जो जिले हैं, सिरमौर, सोलन, शिमला, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर, इन इलाकों में बारिश होगी और कुछ जिलों में हैवी रेनफॉल होने की संभावना भी है इन दिनों। और ये भी संभावना जताई जाती है कि जो ऊपर के ज़िले हैं, जिसमें किन्नौर के कुछ निचले क्षेत्र के हिस्से, लाहौल स्पीति और चंबा, इन जिलों में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।